कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के। दूसरा व्यापारी कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस को बेस मान के। बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस, दोनों बंदों ने अपने आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा, सेम प्राइस 3760 रुपए में दोनों ने बेचा। दोनों ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि भाई हमें 17.5% का प्रॉफिट हुआ है। तो उनके एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? देखिएगा मेरे दोस्तों, यहां मैं लिखूंगा सीपी और यहां मैं लिखूंगा एसपी। तो पूरा सवाल मैं आपको रेशियो से सॉल्व करूंगा, है ना, रेशियो में आपको आसानी रहेगी। अब सुनो, दो व्यापारी हैं, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि हमको 17.5% प्रॉफिट हो रहा है। 17.5% की फ्रैक्शन क्या होता है? 2.5% 1/40 से 7 होना है, 7/40, 7/40 प्रॉफिट हो रहा है, दोनों लोग ये दावा कर रहे हैं। लेकिन पहला व्यापारी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है सीपी पे, दूसरा कैलकुलेट कर रहा है एसपी पे। मतलब क्या हुआ? पहला व्यापारी ये कहता है कि भाई मैं सीपी पे प्रॉफिट निकालूं, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 40 है तो मेरा सेलिंग प्राइस है 7 ज्यादा यानी कि 47, मेरा सेलिंग प्राइस 47 है। पहले व्यापारी ने सीपी को बेस मान के प्रॉफिट निकाला है। दूसरा व्यापारी भी कह रहा है कि भाई मुझे भी 17.5% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस को बेस मान के। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/40 यानी कि 40 अगर सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो प्रॉफिट कितना है? 7। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40 में से 7 घटाएगा 33, कॉस्ट प्राइस होगा भाई 33। 40 में अगर किसी सामान को बेचा है तो प्रॉफिट हुआ 7, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 33। तो बस यही फर्क है, ज्यादा मेहनत करने से अक्षय। तो फर्क समझ में आया कि एक ने अपना बेस सीपी माना है, दूसरे ने एसपी माना है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है कि दोनों जो है आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचते हैं, दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचते हैं, तो इसका मतलब ये होगा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। 47 कैसे आया बेटा? 40 अगर आपका 40 का सीपी है, 7 प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस 47 ही तो आ जाएगा यार। कितनी बार मैं आपको ये बात समझाऊं, हद होती है। एक बार परसेंटेज क्यों नहीं पढ़ लेते आप लोग? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों ने अपने सामान को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है। इसका सेलिंग प्राइस 47 है, इसका 40 है, तो गलत बात है। 47 40 को सेम करना होगा। सेम करने के लिए पूरे रेशियो को 40 से गुणा कर देते हैं 40 से। अभी सेम करने के लिए किससे गुणा कर देते हैं? 40 और 33 से 47 से गुणा कर देते हैं 47 से। आप बोलोगे जी सर 47 से, या आगे आप बोलोगे जी सर आपसे पूछा है दोनों के प्रॉफिट्स का डिफरेंस क्या है। भाई हमने दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया, इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम बना लिया। अब डिफरेंस देखेंगे। मींस का सवाल नहीं है भाई, प्री में भी आ जाते हैं ऐसा, ऐसा मत सोचा करो। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई इसका प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओ। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 40 तो कॉमन ही आ जाएगा, 40 तो कॉमन ही आ जाएगा ना। ब्रैकेट में बचेगा 47 माइनस 40 जो कि 7 आ जाएगा। ये पहले बंदे का प्रॉफिट है। दूसरे का प्रॉफिट क्या होगा? भाई एसपी में से सीपी को घटाओ, 47 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 47 तो 40 माइनस 33 ब्रैकेट बचेगा 40 माइनस 33 77 आ जाएगा। ये पहले बंदे का प्रॉफिट है, दूसरे बंदे का प्रॉफिट है, इनका डिफरेंस पूछा है। जब आप इनका डिफरेंस लीजिएगा बच्चों तो डिफरेंस क्या आएगा? 7 तो कॉमन ही आ गया, 40 और 47 का डिफरेंस 7, और 7 गुणा 7 49 आ गया। तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 49। 49 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन 49 का मल्टीपल है सी, यही करेक्ट आंसर होगा। बात समाप्त। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। दोनों ने अपने सामान को 3760 रुपए बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों ने सामान को कितने बेचा है? 3760 में। तो 40 गुणा 47 की जो वैल्यू है वो 3760 रुपए। बताओ कितने गुना है? अभी 47 चौका होता है 188, अभी उसका दुगुना है मेरे पे, 2 टाइम्स हो रहा है, तो 49 की वैल्यू भी आपकी दोगुना होगी यानी कि 98 रुपए। तो 98 रुपीस दोनों के प्रॉफिट का एक्चुअल डिफरेंस है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, सवाल बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, समय में नहीं अजय। परसेंटेज ऑन सेलिंग की सीपी पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस पर। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 588 रुपए, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस 588 है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम, दोनों बंदों के लिए आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है सेम है, आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस वो दोनों के लिए सेम है। दोनों ये कह रहे हैं कि हमको 28% प्रॉफिट होता है, दोनों का प्रॉफिट 28% है। तो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो भाई यहां मैं लिख रहा हूं सीपी कॉस्ट प्राइस, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी सेलिंग प्राइस, यही है। दो बंदे 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/25, 4% 1/25 से 7 गुना 7/25। पहला बंदा प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस को बेस मान के। मतलब क्या हुआ कि अगर उसका सेलिंग प्राइस 25 है तो उसका प्रॉफिट 7 है। पहले बंदे ने अगर कोई सामान 25 रुपए में बेचा है तो उसका प्रॉफिट 7 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 में से 7 माइनस कर दीजिए 18 कॉस्ट प्राइस होगा। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा बंदा अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्राइस को बेस मान के, सीपी को बेस मान के, कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो उसका प्रॉफिट कितना है? 7। अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो प्रॉफिट कितना है? 7। सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा जी 25 और 7 32 सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये बोला गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। क्या आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है? यहाँ 25 है, यहाँ 32 है, तो गलत बात है, इसको सेम करना होगा। भाई 25 32 को सेम बनाने के लिए यहाँ 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, है भाई बच्चों, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पूरे रेशियो को यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, ये भी 25 गुणा 32 हो गया, ये भी 32 गुणा 25 हो गया। प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपए दे रखा है। प्रॉफिट का डिफरेंस है कितना? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। भाई ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को घटाओ, जब घटाओगे तो 32 तो कॉमन ही आ जाएगा, 25 माइनस 18 7 ही आ गया। इसका प्रॉफिट क्या आएगा बच्चों? 25 तो कॉमन ही आ जाएगा, 25 तो कॉमन ही आ जाएगा, 32 माइनस 25 7। यहाँ पे जब आप डिफरेंस लेंगे तो 7 कॉमन, 32 माइनस 25 7 7 7 49। यहाँ पे प्रॉफिट का डिफरेंस आया 49, 49 आया। 49 की वैल्यू सवाल में 588 रुपए रखी है। बताओ कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 49 एकम 49 और 9 4 12 गुना, 12 टाइम्स से 12 गुना। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछिए, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा जी, ये विक्रय मूल्य है, तो इसका भी आपको 12 गुना करना है। 25 गुणा 12 300 होता है, 300 की 32 में गुणा करेंगे 96 रुपए। तो दोनों के लिए जो सेलिंग प्राइस है 9600 रुपीज है। बहुत अच्छा सवाल है, यानी कि इसका आंसर डी ऑप्शन है। आप ऑप्शन भी कर सकते थे कि 25 और 32 का मल्टीपल आएगा। समझ में आ गया? मुझे लगता है सारे बच्चे सवाल को समझ पाए। तो ये टाइप था आपका, ठीक है ना। टाइप हम कोई भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो आसान हो या चाहे वो कठिन हो, ठीक है।
आसान आसान तो दुनिया पढ़ाई रही है, तो हम कठिन वाले टाइप जो पेपर पूछे आते फ्रीक्वेंट वो भी करेंगे। कर लोगे अब? इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा तो क्या अब आप कर लोगे? 7 कहां से बेटा? डिफरेंस लिया बेटा, एसटी में सी पे घटाएंगे, 32 तो कॉमन ही आ जाएगा, 32 कॉमन, और 25 में से 18 घटा ले 7। क्या घटाना भी नहीं जानते हो कॉमन लेके? ठीक है जी, करना पड़ेगा भाई, पेपर के पूछे हुए सवाल है तो आपको करने ही पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट यहां से मेरे दोस्तों। अब प्यारे भाई दिमाग लगाइएगा स्टूडेंट, अब आपको आएगा मजा। आगे के जितने भी सवाल हैं, आगे के 30-35 क्वेश्चन हैं, इस सारे के सारे क्वेश्चन डेविएशन पे बेस्ड है। डेविएशन तो जिस बच्चे ने डेविएशन या फिर वेटेड एवरेज, डाटा अगर आसान है तो हम वेटेड एवरेज से करेंगे, डाटा कठिन है तो हम लोग डेविएशन से करेंगे। ठीक है दोस्त, और जिस बच्चे ने डेविएशन और वेटेड एवरेज ढंग से नहीं पढ़ा है, परसेंटेज की क्लास में पहले वो पढ़ो, उसके बाद सीखना। यहाँ पे मेरे दोस्तों ओवरऑल इफेक्ट निकालने वाले सवाल आते हैं। अगर आप इनको बेसिक से करेंगे, जैसे आपको किताबों में सॉल्यूशन दिखता है, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो जैसे मैं करवाता हूं आपको वैसे करना पड़ेगा जी। सवाल नंबर 105 से शुरुआत करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको आएगी नहीं इस टाइप के सवालों को करने में। सुनो, एक आदमी 561 वस्तुएं खरीदता है, 3200 रुपए में खरीदता है। कुल वस्तुओं का 5/11 भाग उसने बेचा 27% के लॉस पे। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट में बेचा जाए ताकि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो? और ये आपके सामने ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे भाई, इसकी तो आपको कोई जरूरत है नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सीखने लायक कुछ भी नहीं, केवल परसेंटेज है। ठीक है दोस्त, एक आदमी कुल वस्तुओं का 5/11 भाग, जैसे आदमी के पास टोटल 11 वस्तुएं हैं, 11 वस्तुएं, तो उसमें से 5, 11 का 5 कितना होता है? जैसे आदमी के पास मैंने मान लिया कि टोटल 11 वस्तुएं, तो 11 में से 5 वस्तु क्या करी उसने? 5 वस्तु उसने बेच दी 27% के लॉस पे। तो बाकी कितनी बची मेरे प्यारे? बाकी बची 6। 5 और 6 11 होता है ना। बाकी 6 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल मेरे दोस्तों पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, यानी कि ओवरऑल आपका जीरो आए मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल क्या है? जीरो। बताओ कैसे करेंगे? तो ये जैसे भाई वस्तु तो जैसे टोटल 11 वस्तु जैसे 11 रुपए की हो गई, तो यानी कि 11 वस्तु 11 रुपए की होगी, तो 5 वस्तु कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो 5 रुपए का सामान बेचा उसने 27% के लॉस पे। 6 रुपए का सामान कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल मेरे प्यारे भाई जीरो आए, ना प्रॉफिट ना लॉस? इस सवाल में तो पूछा ही नहीं प्यारे भाई। भाई यहाँ 5 रुपए का 27% लॉस हो रहा है, 5 रुपए का 27% कितना लॉस हो रहा है? क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो उसको आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5 का 27% कितना लॉस हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया 1.35 का, तो यहाँ इतने का प्रॉफिट करवा देते हैं। जब आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज में रहने दो, या 5 रुपए का 27% लॉस हो गया है ना, तो यहाँ इतना प्रॉफिट करवा दीजिए। 5 रुपए का 27% इतने रुपए का प्रॉफिट करवा दीजिए मेरे दोस्तों। कितने रुपए के सामान पर? 6 रुपए के सामान पर, तो बटे 6 ये आ जाएगा। तो इस सामान को इतने परसेंट के प्रॉफिट बेचना होगा, या जितने का लॉस है यहाँ इतने रुपए का प्रॉफिट करवा दीजिए, ओवर जीरो आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है? 6, तो बटे 6 आएगा। ठीक है भाई, तो 9 ये किससे जाएगा? 3 से, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, तो 45/2 यानी कि 22.5%। तो 22.5% में बेचना पड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर है, कोई है ही नहीं इसमें दिक्कत। अगला सवाल ये करो दोस्त जी, बताइएगा। एक आदमी 45,300 रुपए में 1596 वस्तुएं खरीदता है, 608 वस्तुओं को उसने बेचा, क्या करा उसने? हाँ, 6 तो बटे 6 आएगा। ठीक है भाई, 456 वस्तुओं को उसने बेचा है 20% के लॉस पे, 20% के लॉस पे। बचे भाग को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए कि कुल सौदे में ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो? तो पहले आप रेशियो निकालो भाई, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। अगर टोटल 1596 वस्तु है मेरे प्यारे भाई, ठीक है दोस्त, ये 608 हो गई, 456, तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 608 और 456 होता है 1056, 8, 64, 64। तो 1596 में से 1064 घटाइएगा, तो बची कितनी वस्तु? 532 वस्तु बची। 532 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जाए कि ओवरऑल आपको ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई हानि हो, यानी कि ओवरऑल कितना है? 0% का इफेक्ट आए। तो भाई आप रेशियो ले सकते हैं, टोटल 1596 थी, 608 होगी, 456 होगी, तो 1596 से दोनों घटाएंगे 532। आप इसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेना पड़ेगा, बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बताओ बच्चों किससे कट रहा है ये? 8 से कट रहा है भाई, 8 7 56 और 4 8 48, 8 5 40, अभी 8 7 56, तो ये मेरे 8 से भी कट रहा है, 19 से भी कट रहा है, 8 से काटेंगे अभी, 8 7 56, 8 48, 8 5 40 अभी, और ये आपका कितना हो जाएगा? 5 8 7 56 अभी, 8 48 मेरे दोस्त यहाँ पे चला जाएगा 48 बार, और ये आपका आ जाएगा 5। अच्छा ये नहीं कटेगा क्या 8 से? चलो कोई बात नहीं, 8 48 आ जाएगा 5 2, तो 8 48 मेरे प्यारे भाई और 4 66.5, तो 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 या 57, ठीक है भाई, फिर 19 से चला जाएगा, 19 या 57 और 19 पंजे 95, 4 रेशियो 3 रेशियो 3.5, 2 से गुणा कर देंगे, 8 रेशियो 6 रेशियो 7, तो ये 8 रेशियो 6 रेशियो 7 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 8 रेशियो 6 रेशियो 7 आ गया। आप बोलोगे जी सर क्लियर है ना, 19 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 532 कहां से आया? अरे भाई यार तुम इतने बेवकूफ हो चुके हो कि कुछ भी दिक्कत आई कमेंट कर दिया कहां से आया। अरे थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगा लिया करे भाई, हद होती है। 608 ये है, 456 ये है, टोटल कितना हो गया? 1064। 1596 में से 1064 घटाएंगे तो 532 नहीं बचेगा, हद होती है यार तुम लोगों से। इतने बेवकूफ मत बनो कि आपको कुछ भी दिक्कत आती है आपने तुरंत कमेंट कर दिया कैसे आया। थोड़ा सा दिमाग खुद भी तो लगा लिया करो। एक बार 19 से काटा, एक बार हमने 4 से काटा है, हद होती है यार, बिल्कुल बेकार व्यक्ति हो एकदम। इस सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? तो ओवरऑल शुड बी जीरो। देखो यहाँ 8 रुपए का 25% प्रॉफिट हो गया, 8 का 25% यानी कि 200, या इतने का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 8 रुपए का 25% 2 रुपए होता है, लेकिन जब आपको परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में रहने दो। या 6 रुपए का 20% कितना? 120% लॉस हो गया, 120%, तो बता ओवरऑल जीरो आना चाहिए। अगर ये प्लस 200 है तो माइनस 200 होना चाहिए, ये माइनस का 120 है तो कितना आएगा? माइनस का 80, माइनस 80, माइनस 120 और माइनस 80, माइनस 200 और 200 कट गया, या 80% 80% मतलब 0.8 रुपए का लॉस होगा। कितने के सामान पे? 7 रुपए के सामान पे, तो बटे 7, तो 80/7 कितना आएगा? अप्रॉक्स 11 7 77, 11 बार जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है। तो रिमेनिंग सामान को 11.42 रुपए के 11.42% के लॉस पे बेचना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर? आगे चलते, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ही करिए दोस्त। सवाल नंबर है जो भी आपके सामने, करो दोस्त। 2018 के मेंस का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, ठीक है, इसका 20% हिस्सा बेचा उसने 25% के लॉस पर, ठीक है। पूरे लेनदेन में हमें 25% लाभ हासिल करना है। अगर हम ओवरऑल 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, 20% का मतलब होता है 1/5।
जैसे एक आदमी के पास टोटल 5 किलो गेहूं, कितना गेहूं है? 5 कुंटल गेहूं है, तो उसने उसमें से 1 कुंटल बेच दिया 25% के लॉस पर। कितने के लॉस पर? 25% के लॉस पर। आप बोलोगे जी सर बचा कितना? 4, बचा 4 कुंटल गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचना चाहिए कि ओवरऑल पूरे लेनदेन में 25% का प्रॉफिट हो? बताओ 25% का प्रॉफिट हो, जवाब दीजिएगा। यहां आप डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, इच्छा आपकी है, जवाब दीजिएगा। रेशियो क्यों लेना है विशाल, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जाके परसेंटेज पढ़ो। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि जैसे टोटल 5 किलो गेहूं है तो उसका 20%, 1 किलो गेहूं बेचा 25% के नुकसान पर, बचा 4 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाना चाहिए कि ओवरऑल पूरे लेनदेन में 25% का प्रॉफिट हो? तो डेविएशन हमने आपको सिखाया है, और ऐसा नहीं एक दो सवाल, 50 सवाल डेविएशन के करवा चुके हैं। क्या होता है डेविएशन बच्चों? कैसे? वेरी गुड शुभिक भाई, अगर ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए, अगर ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए तो ये भी प्लस 25 होना चाहिए था, ये भी 25% होना चाहिए था। अगर आपको ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए तो ये भी 25 होना चाहिए था, ये भी 25 होना चाहिए था, लेकिन ये है -25 होना चाहिए था, +25, ये है -25, कितना कम है? 25 से -25 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 50% कम है ना? कंपेयर करते हैं ना, 25 से होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, हुआ कितना? 25% लॉस, कितना कम है? 50% कम है, तो 1 रुपए का 50% कम है, बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा कर देंगे 50%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एक्स्ट्रा कर देंगे कितने के सामान पे? 4 रुपए का सामान है, बटे 4, 50 बटे 4 12.5, तो 25 में 12.5 छोड़ेंगे 37.5, तो रिमेनिंग सामान को 37.5% के प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 108 नंबर, ये बताइएगा दोस्तों, करो जल्दी से। ये सवाल 2016 के प्री में आया था, करो। 35% सामान को 65% के प्रॉफिट में बेचा गया है, बाकी सामान को x% के लॉस में बेचा गया है। अगर ओवरऑल लॉस 12% का है, कुल नुकसान 12% है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा बच्चों? जवाब दो, करिए दोस्त। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20, देखिए आपके पास टोटल 20 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 20, तो उसमें से 7 वस्तुएं, 7 वस्तुएं बेची गई हैं 65% के प्रॉफिट में, 65% के प्रॉफिट में, बची कितनी? 13 वस्तुएं, 13 वस्तुएं, 13 वस्तुओं को x% के लॉस पे बेचा गया, कितने के लॉस पे? x% के लॉस पे। कुल मिलाकर क्या हुआ? कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ है, ओवरऑल 12% का लॉस हुआ है, 12% का। तो x का मान क्या होगा? चलेगा, ये भी वही क्वेश्चन है, ये आप डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेटेड एवरेज भी कर सकते हो। बिना डेविएशन के कैसे बनाएंगे गौरव, बता रहा हूं। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव है, लॉस है तो नेगेटिव है, ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो समझ ही चुके हैं, बताइएगा। 20 वस्तुओं में से 7 वस्तु आपने बेच दी 65% के प्रॉफिट में, बाकी 13 वस्तुओं को कितने परसेंट के लॉस पे बेचा जाए कि ओवरऑल 12% का लॉस है? जवाब दीजिएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस को। सुनो देखो प्यारे भाई, ओवरऑल 12% लॉस होना चाहिए, मतलब क्या? आपका टोटल सामान है कितना? आपका टोटल सामान है 7 और 13 20 रुपए का, ये एक सीपी है मेरे प्यारे भाई। आपका टोटल सामान है 7 रुपए का, 13 रुपए का, 20 रुपए का। 20 रुपए के सामान पे आपको 12% लॉस है, तो यानी कि टोटल कितना लॉस हो गया? 20 रुपए का 12%, 20 का 12% 2.4 रुपए होता है, लेकिन आपको रुपए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज में रहने दो कि आपको आंसर भी परसेंटेज में चाहिए। तो 20 रुपए का आपका टोटल सामान है, आप 12% का लॉस चाहते हो, तो 20 रुपए का 12% आएगा 240, 20 गुणा 12 240%, तो आपको ओवरऑल 240% या 2.4 रुपए का लॉस चाहिए। ठीक है, यही कहानी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये टोटल आपको चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ 7 रुपए का 65% प्रॉफिट हो रहा है, कितना होता है 7 का 65%? 420 और 35, 465, 420 और 35, 455, 455%, है ना? 7 रुपए का 65% कितना हो गया भैया आपका? 420 और 35, 455% है। ओवरऑल -240 आना चाहिए, तो बताओ यहाँ कितना होगा? ओवरऑल -240 आना चाहिए, तो 455 में 240 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 695, 695% का या 6.95 रुपए का लॉस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर? अरे भाई मेरे 455 और -695 करूंगा तभी तो ओवरऑल -240 आएगा। 455 और 240, 695 होना चाहिए बट नेगेटिव, 455 और -695 करूंगा तभी तो ओवरऑल -240 करना होगा। इस प्रकार से करना है कि ओवरऑल -240 आए, या 455 का प्रॉफिट है तो यहाँ कितना लॉस करना होगा? माइनस का 695% का आपको लॉस करना होगा। कितने रुपए के सामान पर? 13 रुपए के सामान पर, तो बटे 13, ये आ गया। ठीक है भाई, इतनी सिंपल सी बात है। अमित सवाल को भी, मेरी भाषा को भी सुना करो कि मैं बोल क्या रहा हूं, केवल बहरों की तरह बोर्ड पे मत देखा करो। ठीक है जी, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो चूंकि यहाँ पे डाटा आसान है, पिछले सवाल में भी डाटा काफी आसान था, तो यहाँ वेटेड एवरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास है। अब तो इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब आंसर यहाँ अप्रॉक्स में एग्जैक्ट नहीं है, तो 13 पंजे 65 5 बार जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 4 13 39, तो 53 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है। ये माइनस साइन जो बता रहा है आपको ओवरऑल लॉस बता रहा है। 240 समझ में नहीं आया मंजीत? बेटा मंजीत ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से सुनेगा। सुन, देखो 35% सामान को 65% के लाभ पर बेचा गया, बाकी बची वस्तुओं को x% के लॉस पर बेचा गया। कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ, कुल मिलाकर, कुल का मतलब समझते हैं टोटल, कुल मिलाकर 12% का नुकसान हुआ, तो x का मान क्या होगा समझिए, देखिएगा। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 7/20, यानी कि अगर आदमी के पास कुल 20 वस्तुएं हैं, माना एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 20 वस्तु कितने की होंगी? 20 रुपए की, 20 वस्तुएं हैं, 20 रुपए का सामान है, तो उसने से 7 वस्तु उसने बेच दी है 65% के प्रॉफिट में, बाकी कितनी बची? 13, बाकी वस्तु बची 13, बाकी 13 वस्तुओं को बेचा गया है x% के लॉस पे, x% के लॉस पे, इसको लिख नहीं रहा मैं, x% के लॉस पे। इस प्रकार से कि कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ, कुल मिलाकर क्या हुआ है? 12% का लॉस हुआ। ठीक है दोस्त, अब सुनो, कुल सामान है कितने का? कुल सामान आपके पास 20 रुपए का है, 20 रुपए का। अगर कुल सामान 20 रुपए का है, 20 रुपए के सामान पे आपको 12% का लॉस होता है, तो आपका कुल लॉस कितना है? आपका टोटल लॉस कितना? 20 का 12%, 2.4 रुपए का आपका टोटल लॉस है। आ गया टोटल लॉस, आपका टोटल लॉस 2.4 रुपए आ गया बच्चों। आप बोलोगे जी सर कुल सामान आपका 20 रुपए का, 20 रुपए का 12% होता है 220 गुणा 12 240% या 2.4 रुपए लॉस हुआ। ठीक, कुल लॉस आपका 2.4 रुपए हुआ है। यहां आपको 7 रुपए का 65% प्रॉफिट हो गया। ये जो 7 रुपए का सामान है इस पे आपने 65% प्रॉफिट कमा लिया, तो 7 रुपए का 65% कितना होता है? 7 की 65% 0.65 में गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 4.55 रुपीस का प्रॉफिट है। यहाँ पर 4.55 रुपए का प्रॉफिट हो गया, टोटल आपको 2.4 रुपए का लॉस है। तो यहाँ कितना लॉस होगा? पिताजी आपसे कहते हैं बेटा आज मैंने 500 रुपए कमा लिए, लेकिन कल मैंने 200 रुपए खो दिए थे, तो 2 दिन में पिताजी ने कितने कमाए? आपके 300 रुपए तो कमाए, 500 माइनस 200 300। अगर कुल 2.4 रुपए का नुकसान है, 4.55 का प्रॉफिट है, तो यहाँ कितना नुकसान हुआ होगा? यहाँ नुकसान होगा 4.55 में 2.40 ऐड करेंगे, 6.95 रुपए का नुकसान हुआ होगा। इतने का नुकसान हुआ होगा,
4.55 माइनस 6.95 करेंगे तभी तो माइनस 2.4 आएगा। तो 6.95 रुपए का यहाँ पे नुकसान हुआ होगा। कितने रुपए के सामान पर? 13 रुपए के सामान पर। आपसे ये तो पूछा कि कितने परसेंट के लॉस बेचा गया। 13 रुपए के सामान पर इतने का नुकसान है बटे 13। परसेंटेज लॉस निकालना बटे 13। परसेंटेज कितना आएगा? इंटू 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाइएगा। जब आपको बाद में परसेंटेज का साइन लगाना ही है, आपको 100% से गुणा ही करनी है, तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि इसको रुपीस में कन्वर्ट मत करो, इसको परसेंटेज में ही रहने दो बच्चों, इसको परसेंटेज में ही रहने दो। ये नहीं समझ पा रहे आप? अरे भैया क्यों नहीं पढ़ते हो? ये परसेंटेज में रहने दो, दिक्कत क्या है? ये डायरेक्ट यही तो किया था हमने बच्चों। अब क्लियर हो गया? ठीक है। मंजीत आप समझ में आया बेटा आपको? मंजीत बच्चा सर बाकी सवालों में ऐसा क्यों नहीं किया? अरे बाकी सवालों में भी कर सकते हो भाई, ऐसा कोई रोकने वाला थोड़ा है तुमको, कर लो। अब सबका नाम अमित थोड़ा है, किसी का नाम अमित है, किसी का रजनीकांत है, किसी का ऋतिक रोशन है। अरे क्या बुद्धि में चलता है तुम लोगों के, हद होती है। तुम लोगों की वजह से सिलेबस नहीं हो पाता टाइम से, एक एक सवाल पे इतना इतना समय खराब करते हो, हद है। अगला सवाल करेंगे जल्दी से करो। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसमें एक भी सवाल मेरा पढ़ा है थोड़ा ही ना है बेटा। सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, लॉस निकालना है, करो। तो बुद्धिहीन बालक हो यार तुम लोग। ये करेगा सवाल, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट करेगा, बहुत तगड़े सवाल है। एक आदमी ने 50 रुपए पर केजी की दर से साढ़े, कुछ बच्चे कह रहे हैं एलिगेशन से, यहाँ एलिगेशन नहीं लगता है। एलिगेशन दो चीजों पे लगता है, तीन चीजें हैं देखो। सबसे आसान तरीका वही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दुनिया में इससे आसान कोई तरीका है ही नहीं, है ना? इससे आसान जो इससे जल्दी आंसर ले आए, इससे आसान तरीका है ही नहीं मेरे दोस्तों। इससे आसान और क्या होगा? बस सवाल है, सवाल को गणित की भाषा में लिखा है, उत्तर निकाला है। मैं आपको इतना चौड़ा लंबा चौड़ा बता के आपकी समझ में आ भी जाए तो उसका फायदा क्या है बताओ? एक आदमी ने 50 रुपए पर केजी की दर से 650 किलो गेहूं खरीदा, 250 किलो गेहूं बेचा 24% के लाभ पर, 200 किलो गेहूं बेचा 24% के लॉस पर, ठीक है। अपने आरंभिक निवेश पर, इनिशियल निवेश पर 20% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को पर केजी किस दाम पर बेचना चाहिए? गेहूं को किस दाम पर बेचना चाहिए पहले सुनो। इस सवाल को छोड़ो, पहले ही देखो। आप ना रेशियो ले लिया करो। एक आदमी ने 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 650 किलो गेहूं खरीदा, ये 650 किलो टोटल गेहूं खरीदा है। रेशियो ले लो, सब कुछ 50 से कट रहा है। 50 से कितनी बार जा रहा है? 13 बार। ये 50 से कितनी बार जा रहा है? 5 बार। ये 50 से कितनी बार जा रहा है? 4 बार। जैसे आदमी ने टोटल 13 किलो गेहूं खरीदा ना, तो 13 में से उसने 5 किलो गेहूं बेच दिया 24% के प्रॉफिट पर, फिर 4 किलो गेहूं उसने बेचा 24% के लॉस पर। तो बचा कितना बच्चों? जवाब दो, बचा कितना? तो आप कहोगे सर 13 था, 13 में से 5 और 4 9 ठिकाने लग गया, बचा भी 4, बचा 4 ना। 13 में से 5 और 4 9 ठिकाने लग गया, 4 बचा, 9 4 13। तो आप बताओ इस बचे हुए गेहूं को, इस बचे हुए गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए जिससे कि उसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% का प्रॉफिट हो? अभी सवाल केवल इतना सा है, मैंने ये बना दिया क्वेश्चन को, समझ पाए? सवाल यह है कि एक आदमी ने 50 रुपए पर केजी के हिसाब से, कितना? 50 रुपए पर केजी के हिसाब से एक आदमी ने गेहूं खरीदा 650 किलो, 250 किलो बेचा उसने 24% प्रॉफिट पे, 200 किलो बेचा 24% के लॉस पे। तो बाकी के गेहूं को किस प्राइस पर बेचना चाहिए जिससे कि ओवरऑल, है ना, उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, कुल इन्वेस्टमेंट पे 20% का प्रॉफिट हो? तो आप पहले ये पता लगाओ कि बचे हुए गेहूं को किस परसेंट प्रॉफिट में बेचना होगा, बचे गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना होगा, जवाब दीजिएगा। बचे गेहूं को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट में आपको बेचना होगा, पहले ये बताओ आप। ठीक है, अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो वेटेड एवरेज ही बेस्ट है। कुल सामान कितना है? कुल सामान है 5 4 4 13। तो 13 रुपए के सामान पे आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, टोटल ये होना चाहिए 13 का 20%। यहाँ कितना हो रहा है बच्चों सुनना, 13 का 20 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 260। टोटल 260 होना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए? 260% प्रॉफिट। यहाँ हो रहा है 5 का 24%, यहाँ हो रहा है -4 का 24%, तो 24 तो हो गया ना भाई। 5 गुणा 24 और -4 गुणा 24, 24 तो हो गया ना। 5 गुणा 24 और -4 गुणा 24 क्या होता है? 24 होता है। टोटल 260 होना चाहिए, तो ये कितने बेचना होगा? 260 में से 24 घटाइएगा 236%, या 236% प्रॉफिट होना चाहिए कितने के सामान पे? 4 के सामान पे बटे 4। तो 4 पंजे 20, 4 नाम 36, यानी कि 59%। तो रिमेनिंग गेहूं को 59% के प्रॉफिट में सेल करना होगा। 59% आ गया ना बेटा? 5 गुणा 24 और -4 गुणा 24, 24 ही आएगा ना। टोटल 260 होना चाहिए, 64% के प्रॉफिट बेचना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल का आंसर नहीं आया, सवाल का आंसर इससे एक लेवल आगे है। आपने गेहूं खरीदा कितना? खरीदा तो सेम भाव में है ना, 50 रुपए पर किलो में खरीदा है आपने। आपको गेहूं को बेचना बचे हुए को 59% प्रॉफिट में। तो 50 रुपए के गेहूं पे आपको 59% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने बेचना होगा? 50 का 59% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 50 का 60% 30 होता है, 30 से 0.5 कमाएगा 29.5, यानी कि 79.5 रुपए बेचना होगा। सेम ही है शर्मिष्ठा, अलग मेथड नहीं है, सेम ही है। तुम लोग ना घर पे जाके बिल्कुल मेहनत नहीं करते। बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 110, जवाब दीजिएगा, बनाओ जल्दी से। 50 सवाल में दिया, विशाल ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। आधे लोगों की तो जिंदगी इसलिए बर्बाद है कि उनको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते ढंग से। एक आदमी 3 अलग अलग टाइप की चाय खरीदता है, 800 रुपए पर केजी वाली, 500 रुपए पर केजी वाली, 300 रुपए पर केजी वाली। उसने जो खरीदी, जो अमाउंट से बॉट किया वो 2-3-5 के रेशियो में, जो अमाउंट से खरीदा वो 2-3-5 के रेशियो में है। वह सारी चाय को मिक्स करता है और मिक्सर को बेचता है 700 रुपए पर केजी पे, ठीक है। तो प्राइस क्या होना चाहिए जिससे रिमेनिंग चाय को बेचना पड़े? रिमेनिंग चाय को किस प्राइस में बेचना चाहिए कि ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो 50% का हो? करो, ये आपके सामने है। सबसे पहले पता लगाओ, एक आदमी ने 3 टाइप की चाय खरीदी है। एक का प्राइस है 800 रुपए पर किलो, दूसरी है 500 रुपए पर किलो, तीसरी चाय है 300 रुपए पर किलो। उसने चाय की जो क्वांटिटी खरीदी है, जो मात्रा खरीदी है, वो 2-3-5 के रेशियो में है। तो आप बताओ, 3 टाइप की चाय खरीदी है, एक 800 रुपए पर केजी वाली, 500 रुपए पर केजी वाली, 300 रुपए पर केजी वाली। खरीदी किस क्वांटिटी में? 2-3-5 के रेशियो में। तो सारी चाय को मिला दोगे। जब सारी चाय को आप मिलाओगे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मिक्सर बनेगा, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों? मिक्सर का कॉस्ट प्राइस क्या है? सारी चाय को मिला दोगे तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर का सीपी क्या होगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा हिमांशु। एक आदमी ने 3 टाइप की चाय खरीदी, 800 रुपए पर केजी वाली, 500 रुपए पर केजी वाली और एक 300 रुपए पर केजी वाली। किस रेशियो में खरीदी है? 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के रेशियो में खरीदी है। सारे चाय को अगर आप मिला दोगे तो जो मिक्सर बनेगा उस मिक्सर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जवाब दीजिएगा।
सवाल का डाटा बहुत आसान है, निकाल तो डेविएशन से भी सकते हो या वैसे बहुत ईजी है। भाई 800 रुपए वाली 2 किलो चाय 1600 हो जाएगा, ये आपका 1500 हो जाएगा, 3100 हो गया है भाई, ये आपका 1500 हो जाएगा 4600, 1500 1500 3000 प्लस 1600, 4600 रुपए का सामान हो गया टोटल। कितने किलो सामान हो गया 4600 रुपए का? 2 और 3 5 और 5 10 किलो, तो 4600 बटे 10 460। तो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 460 रुपए पर केजी होगा। किसी बालक को इसमें तो डाउट नहीं है कम से कम है भाई। ये 1600 रुपए की चाय हो जाएगी, 1 किलो चाय 800 की, 2 किलो चाय 1600 की, अब 3000 की, 1500 1500 3 40 रुपए का टोटल सामान हो गया। टोटल सामान कितना हो गया 10 किलो, तो 460 रुपए मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है। जब आप तीनों चाय की टाइप की चाय को मिलाओगे तो मिक्सर का सीपी होगा 460 रुपए पर केजी। अब क्या करा इसने, हटाओ इसे, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां तक पता चलेगा सवाल खत्म। इसके आगे बिल्कुल अलग ही सवाल है। उसने क्या किया है, मिक्स कर दिया, ये मिक्सर का कॉस्ट प्राइस आ गया। उसने जो किया मेरे दोस्तों, मिक्सर का 1/6 हिस्सा उसने बेचा है 700 रुपए पर केजी पे। तो रिमेनिंग चाय को किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि ओवरऑल 50% प्रॉफिट हो? मिक्सर का 1/6 हिस्सा, 1/6 का मतलब 1/6, 1/6। जैसे कि टोटल मिक्सर 6 है बच्चों, जैसे कि टोटल मिक्सर 6 है, तो उस जैसे टोटल मिक्सर 6 है, उसका एक हिस्सा उसने बेचा 700 रुपए पर केजी पे, 700 रुपए पर केजी, तो बचा कितना 5, 1/6 का मतलब 1/6 होता है। एक उसने बेचा 700 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो बाकी 5 को किस दाम पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो? 50% प्रॉफिट का मतलब क्या है बच्चों? आपने मिक्सर का कॉस्ट प्राइस तो 460 है ना, 460 के सामान पे अगर आप 50% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, 460 का 50% 230 होता है, तो मिक्सर को किस प्राइस पे बेचना चाहिए? मिक्सर को 690 रुपए में आपको बेचना चाहिए। बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। मिक्सर का सीपी कितना है 460, 460 पे अगर आप 50% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो किस दाम पे बिकना चाहिए? 690 में बिकना चाहिए। 460 से 50% ज्यादा 690 होता है, तो बताओ रिमेनिंग को किस दाम पे बेचोगे? अगर ओवरऑल 690 है तो ये भी 690 होना चाहिए, ये भी 690 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये 700 है, 690 से कंपेयर करेंगे ना तो 700 10 रुपए ज्यादा है, एक का 10 रुपए ज्यादा है, बैलेंस करने के लिए 10 रुपए कम करेंगे। कितने के सामान पे 5/5, तो 690 में से 2 घटाएंगे 688, तो रिमेनिंग सामान को 688 रुपए पर केजी में बिकना चाहिए। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का हो ही नहीं सकता है। ये आप लोगों को समझाना आसान काम नहीं है। देखो 2 तरीके हैं, या तो बच्चों को सिखाओ मत, बेस्ट है, दूसरा डेविएशन सिखाओ। अब किसी बच्चे को डेविएशन का इस्तेमाल करना आ जाए, डेविएशन होता क्या है, उसको उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कैसे लगाया जाता है, कैसे वो सोचता है, ये आसान नहीं अपने थॉट प्रोसेस को दूसरे बच्चे को देना, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है जो समझ में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आपकी समझ में आ गई तो आप हर सवाल को उसी से ऐसा घुमाओगे कि जो बहुत लंबा हो रहा था वो बहुत छोटा हो जाएगा। अभी इन सवालों के सोल्यूशन आप किताबों में देखना, ऐसे लंबे लंबे सवाल है, सोल्यूशन है। सर 1:5 कहां से आया? देखो सवाल पढ़ो ना भाई। लड़की ने सारी चाय को मिक्स किया, मिक्सर बन गया। मिक्सर का 1/6 हिस्सा उसने 700 रुपए पर केजी पे बेचा। 1/6, 1/6 नहीं दिख रहा आपको? 1/6 साल को पढ़ा करो, 1/6 वाला 1/6। अगर टोटल मिक्सर 6 बना है तो एक हिस्सा 700 में बेचा है, बाकी बचा 5। 5 किस पे बेचना चाहिए? दिग्विजय कह रहे हैं 10 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, प्लीज बताइए। डिवाइड करके रेशियो लोगे तो दिग्विजय यही तो आना है। आगे लेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। 111 नंबर करो दोस्तों जल्दी से। जवाब दो, कर पाए? कितना है? उनमें से 1/5 केले सड़ गए, इसलिए उन्हें फेंक दिया। अपने पास केलों में से उसने क्या किया, उसके पास जो केले हैं उसने 15% के प्रॉफिट में बेचे, बाकी केलों को 10% के प्रॉफिट में बेचा। उसका ओवरऑल फाइंड इज ओवरऑल लॉस है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए कोई सामान अगर सड़ जाता है और हम उसको फेंक देते हैं तो इसका मतलब है कुछ सामान पे 100% लॉस हो गया। भाई ये पेन है, आप ये पेन 10 रुपए का खरीद के लाए और आपका पेन आपके दोस्त ने चुरा लिया, तो आपको कितना नुकसान हुआ? आप पेन 10 रुपए का खरीद के लाए थे, आपका पेन चुरा लिया, तो आपको 10 रुपए पे 10 रुपए का नुकसान हो गया। एंड और परसेंटेज में 200%, तो 100% लॉस। तो कोई सामान आपका खराब हो जाता है, सड़ जाता है, आप उसको फेंक देते हो, तो दैट मींस उस सामान पे आपको 100% का बच्चों लॉस हुआ है। कांसेप्ट 1 समझ में आ गया? ये बात आपने सवाल से सीखी। अब सुनो, सबसे आप पहले आप ये निकालो कि उसने सामान को ब्रेक किस रेशियो में किया है। भाई 1/5 हिस्सा सड़ गया, फिर अब जो उसके पास बचा था, अब जो उसके पास बचा था, रिमेनिंग आ रहा है मेरे दोस्त, अब जो उसके पास बचा था उसका 2/5 उसने 15% के लॉस पे बेचा। देखिए जब भी रिमेनिंग शब्द आए ना बच्चों, जब भी रिमेनिंग शब्द आए तो ये जो डिनोमिनेटर है आपको इनका एलसीएम नहीं इनका मल्टीपल लेना है। मैंने मान लिया कि उसके पास टोटल 5 गुणा 5 25 आम थे, ये मान लिया मैंने। जब भी रिमेनिंग शब्द आए वहां जो ये आपकी फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है, जो हर है, आपको उनका मल्टीपल लेना है 25। मैंने मान लिया कि उसके पास 25 आम थे, तो 25 का 1/5 कितना होता है बच्चों? 25 का 1/5 होता है 5। 5 आम उसके सड़ गए, फेंक दिए गए, 100% का लॉस हो गया। बचे कितने? 25 में से 5 आम सड़ गए, बचे आम है 20, 20 आम बचे। अब 20 का 2/5, उसके पास 20 केले बचे, 20 का 2/5, 20 का 2/5 कितना होता है? 8, 8 बचा। 20 का 2/5 होता है 8, 8 आम उसने बेचे 15% के प्रॉफिट पे। अब रिमेनिंग कितना बचा? भाई हमने टोटल 25 माना था, 25 में से 5 और 8 13 आम ठिकाने लगे, 13 आम
बचे हैं 12 आम, 25 में से 13 घटाओगे 12 तो बचेंगे, 5 8 13, 13 12 25, बचे 12 आम, 12 आम को बेचा गया है 10% के प्रॉफिट पे, 10% के लाभ पर। कुल लाभ क्या हुआ, ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है। बट सर रिमेनिंग तो लिखा नहीं है, कैसे समझूं? हाँ जी बबीता, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम। अब उसके पास जो आम बचे हैं, आम थे कुछ सड़ के फेंक दिए, फेंकने के बाद जो उसके आम बचे हैं वो रिमेनिंग है। जरूरी हर शब्द को क्लियर क्लियर लिखा जाए, उसके पीछे का भाव भी समझो। इसलिए मैं कहता हूं कि अखबार पढ़ा करो, उससे आपका भाव समझने की भी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? आपसे पूछा कुल कितना प्रॉफिट है लॉस हुआ, यानी कि आपको ओवरऑल निकालना। डाटा बहुत आसान है बच्चों, वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, नहीं योगेंद्र? चलो, आम है केले हैं सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 गुणा 100 माइनस का 500 प्लस 15 8 120 और ये आपका 120। सुनो ध्यान से, कितना आ रहा है? माइनस का 500 प्लस 120 प्लस 120 माइनस 500 प्लस 240, कितना बचेगा? माइनस 260% बचेगा, माइनस 260। आप बोलोगे जी सर, तो ओवरऑल आंसर माइनस में आ रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस होगा बच्चों, लॉस। 5 गुणा माइनस 100 माइनस का 500 प्लस का 240 माइनस 260 आ गया। कितने पे मेरे प्यारे भी? टोटल सामान कितना है? 25। टोटल सामान है 25 का बटे 25 ये होगा, तो 10% से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है बी, 10.4% लॉस है। खत्म सवाल, अगला करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 112, करो जल्दी से। जी बनाओ। एक आदमी ने 120 खिलौने खरीदे, उसने 45% खिलौने बेचे हैं 40% के प्रॉफिट पे, शेष के एक तिहाई, रिमेनिंग के एक तिहाई को उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, और बाकी खिलौनों को उसने बेचा है 14 खिलौने के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस पे। आपसे पूछा इंटायर ट्रांजेक्शन में, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा? जवाब दीजिएगा। कौन करेगा दोस्तों, जल्दी से फटाफट बताइए जल्दी से। भुवन भूषण कह रहे फेंकने से 100 का लॉस। यार मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं आपको कोई चीज बहुत प्यार से बता देता हूं और तुम उसका ध्यान नहीं देते, फिर बातें पूछते हो कैसे। अरे यार जो चीज मैं बता चुका हूं वो एक बार में क्यों नहीं सुनते हो आप लोग? कहां ध्यान रहता है आप लोगों का? करो सवाल। एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खरीदता है सेम कॉस्ट प्राइस पे, 45% उसने बेचे 40% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग का 1/3 उसने बेचे 20% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग उसने बेचे हैं 14 के कॉस्ट प्राइस के बराबर के लॉस पे। तो उसका पूछा इंटर ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट लॉस होगा। देखिए 45% सामान कितना होता है? 45% होता है 9/20, रिमेनिंग का एक तिहाई, रिमेनिंग का एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, 1/3। अब सुनो मेरे प्यारे भैया, इसको ऐसे ही रहने दो, 120 से कर लेते हैं, 120 से ही बताओ। 120 का 45%, 120 खिलौने, तो 120 का 45% कितना होता है? जवाब दो। 120 का 45% होता है 54, 54 होता है ना, 12 48 12 50 54। 120 का 45% कितना होता है बच्चों? 54। 54, एक आदमी ने 120 खिलौने खरीदे थे, 120 का 45% हुआ 54, 54 खिलौने उसने बेचे 40% के प्रॉफिट पर। अब बचा कितना दोस्तों? 120 में से आप लोग 54 घटा लीजिए, 120 में से आप लोग 54 घटा लीजिए, बचा कितना? 10 में 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, बचा 66, बचे 66, 66 का एक तिहाई, 66 का एक तिहाई कितना होता है बच्चों? 22, 22 खिलौने उसने बेचे हैं, 22 खिलौने उसने बेचे हैं 20% के प्रॉफिट में। तो बचा कितना मेरे प्यारे? बचे खिलौने कितने हैं? तो बचे अब आपके 44, अभी 54 22 आपका ठिकाने लग गया, बचे आपके मेरे दोस्तों 44। 44 खिलौने जो बेचे हैं उसने, वो 14 खिलौनों के सीपी के बराबर लॉस पर बेचे हैं। तो आप मुझे बताओ इन 44 खिलौनों पे जो लॉस हुआ है वो 14 खिलौनों के बराबर हुआ है, यानी कि लॉस कितना है मेरे प्यारे भाई? 44 खिलौनों पे 14 खिलौनों के सीपी के बराबर लॉस है, इतना ही लॉस है। आप बोलोगे जी सर, ठीक है जी, और परसेंटेज में इंटू 100% इतना लॉस हुआ है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 120 खिलौने थे, 54 खिलौनों से बेचे 40% के प्रॉफिट में, 22 खिलौने बेचे 20% के प्रॉफिट पे, 44 खिलौनों को बेचा है उसने 14 खिलौनों के बराबर लॉस पे, सीपी के बराबर लॉस पे। तो 44 खिलौनों पे 14 का लॉस हुआ है, तो यहाँ कितना लॉस हुआ है उसको? 1400 बटे 44% का आपको लॉस हुआ है, इतने का लॉस है यहाँ पे। पूछा ओवरऑल कितने प्रतिशत का लॉस हो गया ओवरऑल। तो आप चाहे तो इसका रेशियो भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी कर लीजिए, इच्छा आपकी है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। तो मेरे दोस्तों सवाल में कुछ है नहीं, अगर आप इनका रेशियो लेना चाहो तो रेशियो ले लो, अदरवाइज तो वैसे भी हो जाएगा। मैं देखिए ऐसे कर देता हूँ। 54 चौका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका? 2160, 2160। 54 का 40% कितना प्रॉफिट है? 2160। 22 का 20% कितना? 440, 440। यहाँ पे कितना? 44 का इतना कितना आ जाएगा? माइनस का 1400। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो टोटल कितना आ गया दोस्तों? 2100 और 400 2600, 2600 में से 1400 घटाएंगे 1200%, तो ओवरऑल आ गया मेरे प्यारे 1200%। कितने के सामान पे? तो आप कहोगे सर टोटल सामान आपका है 120, तो बटे 120 यानी कि 10%। तो ओवरऑल जो लॉस है आपका डी ऑप्शन है, 10%, ये आंसर है। सर बेसिक से प्लीज समझ में नहीं आ रहा, सवाल वाल मत करा करो, बेसिक पढ़ा करो, केवल बेसिक पढ़ो, मस्त रहो। खिलौने बेच दिए 40% के प्रॉफिट में, बचा कितना? शेष शब्द लगा कचरा। 120 में से 54 बिक गए, बचे 66, 66 का एक तिहाई लागत मूल्य के बराबर 14 खिलौने। सर मेंस का नहीं, जरूरी नहीं कि मेंस का यूपी में आदमी ने 18 में सामान खरीदा, उस सामान का 30% बेचा उसने 12% के प्रॉफिट में, रिमेनिंग शेष सामान, रिमेनिंग सामान का 40% उसने बेचा 25% के प्रॉफिट में। पूरे लेन देन में 30% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे बचे सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ये सवाल है। तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, पहले आप सामान का देखो हिसाब किताब। जैसे टोटल सामान है 100, टोटल सामान कितना? 100, 100 का 30% कितना होता है? 30, 100 का 30% होता है भाई 30, 30 सामान उसने बेचा 12% के प्रॉफिट में। अब बचा कितना? 100 में से 30 बिक गया, 100 में से 30 बिक गया, बचा 70, बचा 70, 70 का 40% कितना होता है? 70 का 40% होता है 28, ये उसने बेचा है 25% के प्रॉफिट में, 25% के प्रॉफिट में। बचा कितना? अब बचा कितना? 100 था, 100 में से 30 और 28 58 आपका बिक गया है, बचा है 42, बचा है 42।
इस 42 के सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, कुल लेन देन में 30% का प्रॉफिट हो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। सवाल को बार बार पढ़ो, कई कई बार, ठीक है भाई। तो पूरे लेन देन में 30% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए रिमेनिंग सामान को कितने दाम पर बेचना चाहिए, ठीक है भाई, करो। ये आपके सामान का रेशियो आ गया, इसमें दिक्कत क्या है? अभी 2 से कट रहा है, 2 से 30 मेरे प्यारे भाई 15 बार चला जाएगा, ये 14 बार चला जाएगा, और ये आपका 21 बार चला जाएगा। 100 क्यों लिए? अरे भाई डाटा आसान इसलिए 100 ले लिया, आपको 100 पसंद नहीं है तो ऐसे कर लो, 30% सामान, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, रिमेनिंग का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। जहां रिमेनिंग शब्द आए वहां एलसीएम ले लिया, एलसीएम ने मल्टीपल ले लिया, बटे 10 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, 10 और 5 का मल्टीपल 50, मैंने टोटल सामान को 50 मान लिया, 50। इससे भी यही चीज आएगी 50, 50 का 30%, 50 का 3/10 कितना होता है 15, 15 सामान बेचा 12% के प्रॉफिट में, बचा कितना 35, 50 में से 15 बिक गया, 35 बचा, रिमेनिंग है 35, 35 का 2/5 कितना होता है, 35 का 2/5 होता है 14, 14 बिक गया, बचा कितना 50 में से 15 और 14 29 ठिकाने लग गया, 50 में से 29 बिक लिया, बचा कितना 21, तो रिमेनिंग सामान 21, अभी भी यही आएगा। इतनी छोटी सी बात का तुम लोग पहाड़ बना लेते हो अपने दिमाग में, हद है तुम लोगों पे, कलंक है कलंक। कितने पे बेचना चाहिए, करो। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं, डिवीजन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो। भाई ओवरऑल सामान कितने का है बच्चों, जवाब दो, किससे बताऊं मैं, किससे बता दे, हर एक रास्ता आपके पास है। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट है तो 30 ये भी होना चाहिए, 30 ये भी होना चाहिए, ये भी 30% होना चाहिए, होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ सर। अगर ओवरऑल 30 है, ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, पर ये है 12 या 18 कम है, तो 15 का 18 कम है, 15 गुणा 18 270 कम है, भाई कितना कम है 5, तो 14 पंजे 70, ये 70 कम है, अब ये 270 और ये 70, 340 कम है, या 340% एक्स्ट्रा कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, कितने सामान पर 21 के सामान पर बटे 21, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, अप्रॉक्स किया जा सकता है। अब 21 से कम 21, 13 बचेगा, 21 का 126, तो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 30 पे 16 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 46 पॉइंट समथिंग इस सवाल का आंसर है, बताओ क्या दिक्कत है। बी ऑप्शन उत्तर है, 31.6 नहीं है, रोल है, तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, 12 कितना कम है 18 कम है, 15 गुणा 18 माइनस 270, ये 25 है, 30 से कितना कम माइनस 5 70, तो 270 और 70 340 हो गया, 340 कम है, बैलेंस करने का 340 एक्स्ट्रा कर देते, कितने सामान पे 21 बटे 21। ठीक, अगला सवाल, हद है यार तुम लोग, बिल्कुल बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार, धरती पे बोझ, कलंक, राक्षस कहीं के हैं, जितनी तुमको गाली दी जाए उतना कम है। अगला करेंगे, सवाल नंबर 114 बताओ। अनूप के कुछ कलम 95 में खरीदे, अनूप ने कुछ कलम खरीदे 95 में, उसने 40% कलमों को बेचा 12% के लॉस पे, रिमेनिंग कलमों के एक तिहाई को, रिमेनिंग शब्द आ रहा है, रिमेनिंग शब्द जहां है मैंने क्या सिखाया, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेना है। हमें बात आपको 5 बार बता रहा हूं, कल फिर से ये पूछोगे कि सर कैसे लिया आपने, क्योंकि तुम एक जो है मूर्ख आदमी हो, घटिया इंसान हो। रिमेनिंग कलमों के एक तिहाई को 25% के प्रॉफिट में बेचा, पूरे सौदे में 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे शेष कलमों को किस दाम पर बेचना चाहिए, इसका तो कोई मतलब है नहीं, है भी कोई मतलब नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 40% की फ्रैक्शन में 2/5 और रिमेनिंग का एक तिहाई, रिमेनिंग का एक तिहाई, तो बटे 5 आ रहा है, बटे 3 आ रहा है, 5 और 3 का मल्टीपल 15, इस आदमी के पास टोटल 15 पेन है, तो 15 का 2/5 कितना होता है 6, 6 पेन को उसने बेचा 12% के लॉस पे, तो 15 में से 6 पेन बिक गए, बचे 9, तो रिमेनिंग है 9, 9 का एक तिहाई कितना होता है, 9 का एक तिहाई होता है 3, 9 का एक तिहाई 3, 3 पेन बेचे उसने 25% के प्रॉफिट में, बचा कितना अब, है भी 15 में से 9 ठिकाने लग गया, 6 बचा, 9 6 15, तो रिमेनिंग को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस में बेचा जाए कि ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट हो, बताओ। यही बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर, तो देखो रेशियो बड़ा सिंपल सा है, 3 से कट जा रहा है, ये 3 से कट जा रहा है कि नहीं, 2:1:2, ये हो गया 2:1:2, इस रेशियो में आपने सामान को ब्रेक किया, ओवरऑल 10% प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल सामान है 2 3 2 5, 5 रुपए पे 10% चाहिए, टोटल होना चाहिए 50, यहाँ कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ हो रहा है माइनस का 24, 12 दूनी 24, यहाँ कितना हो रहा है बच्चों 25 एकम 25, ये हो रहा है आपका 25, तो मेरे प्यार भी टोटल होना चाहिए 50, अब 25 माइनस 24 1 हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 49 आएगा कि 49, या 49 आएगा कि नहीं बच्चों, 25 माइनस 24 1 1 और 49 50, तो 49% मेरे प्यारे भाई यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 2 रुपए के सामने बटे दो, 49 बटे दो 24.5%, आंसर है ए ऑप्शन। मतलब इसमें क्या तकलीफ है भाई, है इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस किसको बेस मान के निकाला था, सीपी को, 46 और 28 का रेशियो कितना है 23 रेशियो 9, आप बोलोगे जी सर 23 रेशियो 9, टेबल पे कितना प्रॉफिट है 10%, चेयर पे कितना प्रॉफिट है 6%, ओवरऑल कितना प्रॉफिट है आपसे पूछा गया बच्चों, जवाब दीजिएगा करो। देखिए 10% का मतलब है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 10% का मतलब है 6% प्लस 4% है, 6% प्रॉफिट यहाँ भी है, 6% यहाँ भी है, 6% तो होना ही होना है, 23 चौका 92, 92 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, और इस एक्स्ट्रा को हम लोग सारे में बांटेंगे, सारा कितना है 30 और 32, 32 में बांटेंगे, है भाई 4 से 23 और 8 यानी कि 8 दूनी 16, 2 सही 7/8 है, तो 8 सही 7/8 इसका आंसर है बी ऑप्शन, 8 सही 7/8% सभी बच्चे कर पाए हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, ये 116 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, बोलो।
मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे जवाब दो मुझे, इस सवाल का क्या उत्तर है। वो बैठकर बोलिए, सवाल आपके साथ बनाओ जल्दी से। एक आदमी ने कंपनी ए की 6 शर्ट 10% प्रॉफिट पर 4290 में बेची, और कंपनी बी की 8 शर्ट 14% प्रॉफिट पर 6156 में बेची। उसका हाँ, इस सवाल को भी स्किप करेंगे थोड़ी देर के लिए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसको सबसे लास्ट में बताऊंगा, अलग टाइप है थोड़ा सा। ठीक है जी, हाँ ये वाला करेंगे पहले आप। 118, 119 और 120 तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको करके। बताओ जल्दी से। सवाल में बोलिए, द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 200% मोर देन कॉस्ट ऑफ चेयर। टेबल की जो कॉस्ट है वो चेयर से 200% ज्यादा है, यानी कि 3 गुना है। एंड द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 20% लेस देन अलमारी। और चेयर की जो कॉस्ट है वो अलमारी से 20% कम है। अगर ईच टेबल और चेयर की जो कॉस्ट है 25% घटा दिया जाए, अलमारी की कॉस्ट को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 4 टेबल, 5 चेयर और 8 अलमारी के प्राइस पे कितना चेंज आएगा। सवाल को ढंग से देखो, पहले सीपी का रेशियो निकालो। टेबल की जो कॉस्ट है चेयर से 200% ज्यादा है, और कुर्सी की जो कॉस्ट है, चेयर की जो कॉस्ट है अलमारी से 20% कम है। 20% मतलब 1/5। देखिए अलमारी अगर 5 रुपए की है तो चेयर आपकी 4 रुपए की है, और चेयर अगर 4 की है तो टेबल 200% महंगी है। 4 से 200% ज्यादा करोगे, 8 ज्यादा करोगे 12, तो टेबल है 12 रुपए की। 200% ज्यादा होने का मतलब 3 गुना। तो ये एक टेबल, एक चेयर और एक अलमारी के प्राइस का रेशियो आ गया। एक टेबल, एक चेयर, एक अलमारी की। हुआ क्या? हुआ ये कि टेबल और चेयर दोनों की कीमत 25-25% घटाई जाती है, इसकी 25%, इसकी 25%, जबकि अलमारी की जो कीमत है उसको 25% बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछा है, बताओ 4 टेबल, एक टेबल 12 रुपए की, तो 4 टेबल कितने की होंगी, मल्टीप्लाई बाई 4। 5 चेयर, एक चेयर 4 की, 5 चेयर कितनी होंगी, इतने की। 8 अलमारी, 8 अलमारी मतलब मल्टीप्लाई बाई 8। इनके प्राइस में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी मेरे प्यारे भाई। तो आप क्या करिए, ये मैंने भाई एक 4 टेबल है 4 से गुणा है, अभी 5 चेयर है 5 से गुणा, 8 अलमारी 8 से गुणा। अब इनके सीपी का रेशियो ले लीजिए। देखो सब किससे कट रहा है, 4 से। 4 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 2 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा 12:5:10। तो 12:5:10, तो ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों आपके सीपी का। आपसे पूछा है ओवरऑल कितना चेंज आएगा, तो आपको ओवरऑल चेंज पूछा है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, 12 × 25 और ये 5 × 25, -17 × 25 हो गया। ये 12 × 25, 5 × 25, -17 × 25 हो गया, और ये +10 × 25, ये -7 × 25 आ गया। अगर माइनस का साइन आ रहा है ओवरऑल, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। इंक्रीज वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते दोस्त। कितने के समान पे, 12, 5, 17 और 10, 27, 27 के समान बटे 27, तो यानी कि 175/27 आएगा, 25 7 175। तो 27 7 189 आता है, तो 7 के नजदीक तो होगा नहीं आंसर, 6.5 के नजदीक होगा। अप्रॉक्स 6.5% डिक्रीज हो जाएगा, ये आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सोफा सेट इज 225% मोर देन कॉस्ट ऑफ ए टेबल। आपके पास एक सोफा सेट है, आपके पास एक टेबल है। सवाल में क्या बोला है कि सोफा सेट का जो प्राइस है टेबल से 225% ज्यादा है। 225% की फ्रैक्शन क्या होता है, 25% होता है 1/4। 225% का मतलब 9/4, 25% का 9 गुना है। तो सोफा सेट का जो प्राइस है टेबल से 225% ज्यादा है। अगर टेबल 4 रुपए की है तो सोफा सेट 9 रुपए ज्यादा है, सोफा सेट है 13 रुपए का। ये रेशियो आ गया, दो ही चीजें ना यहाँ पर। हुआ क्या, सोफा सेट का जो प्राइस है वो 34% घट जाता है, सोफा सेट का प्राइस 34% डिक्रीज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। टेबल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, टेबल का प्राइस 25% बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे सवाल पूछा है, 2 सोफा सेट और 3 टेबल की लागत में उनकी प्रारंभिक लागत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। 2 सोफा सेट और 3 टेबल के प्राइस में मेरे प्यारे भाई कितनी की कमी या वृद्धि आएगी। तो एक सोफा सेट 13 रुपए का, आपको चाहिए दो सोफा सेट कितने के होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक टेबल 4 रुपए की है, आपको देखिए 3 टेबल कितने की होंगी, मल्टीप्लाई बाई 3 की होंगी, ये आ जाएगा। ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज आए आपको निकालना है, कि आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ देखो 2 और 4 2 से कट रहा है, 2 से 4 2 बार कट जाएगा ना, है भाई, ये आ जाएगा 13:6। जो 2 से 4 जो है मेरे प्यारे भाई 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो 13:6 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। ओवरऑल चेंज आपको निकालना नहीं कर सकते। यहाँ पे डाटा, यहाँ डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से आसानी से हो जाएगा बच्चों। बताओ 13 का 34% कम हो गया, कितना होता है 13 का 34%, 13 39 390, और 13 चौका 52, 390 और 52 कितना हो गया मेरे दोस्तों, माइनस का 442, और 25 छिक्का 150 प्लस 150 हो गया, 25 छिक्का 150। तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों नेगेटिव ही आएगा। 142 हटा लेते हैं, फिर 8 और हटा लेते हैं, 292%। तो 292% का लॉस होगा आपको। अगर फाइनल साइन नेगेटिव का रहा तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो बच्चों हो ही नहीं सकते, दोनों ऑप्शन केवल डिक्रीज ही हो रहा होगा। 13 का 34% कितना होता है, 442% लॉस है। यहाँ 6 का 25% 150 कितना आएगा, माने 292% आया। कितने के समान पे, टोटल समान है आपका 13 और 6 19 का बटे 19। तो अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ, ये पहले सोच लिया करो। और आप सॉल्व करेंगे इसको अप्रॉक्स में बच्चों। अप्रॉक्स कितना आएगा भाई, 19 एकम 19 10 बार जाएगा, और 19 पंजे 95, यानी कि 5 बार ही जाएगा, 18 बार नहीं जाएगा। तो डी ऑप्शन आंसर है। तो 15.4% आपका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, ये सवाल का उत्तर है। सभी बच्चे समझ गए हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया। सर 2509 करेंगे 34 को, 2509 हाँ वो कर सकते हैं, बच्चों का आंसर भी आ गया। सर 2509 करेंगे 34 को, 2509 हाँ वो कर सकते हैं। चलो आसान सा प्रश्न था ये वाला, तो कर पाएंगे। अगला सवाल, एक और सवाल मैंने आपके सामने लिया है 120, इसको और बता दीजिएगा मेरे प्यारे, इस वाले सवाल का क्या आंसर है, आप ही मुझे बताएंगे, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, इसको आप करके बताओ क्या उत्तर है, जल्दी से करो।
करियाता हूं आया हो